वेलकम टू दी ऑडियो बुक फॉरेस्ट। यहाँ आसान और समझने वाली ऑडियो बुक्स लगातार लाई जाती हैं। पसंदीदा ऑडियो बुक का नाम कमेंट में लिखा जा सकता है और उसे लाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर 1 सेल्फ ट्रस्ट ओवर सोशल डाउट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इंसान अपने ऊपर भरोसा कैसे बनाता है और समाज के शक के बीच खुद को कैसे संभालता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर चलती है। जब कोई इंसान कुछ अलग सोचता है या नया फैसला लेता है तो सबसे पहले उसे दूसरों की राय और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर खुद पर भरोसा कमजोर हो तो इंसान जल्दी कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। यहां समझाया गया है कि सोशल डाउट अक्सर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये डर धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है। इंसान बिना किसी ठोस वजह के भी अपनी सोच को गलत मानने लगता है, जबकि सच ये है कि ज्यादातर लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें दूसरों के फैसलों की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। चैप्टर यह भी बताता है कि सेल्फ ट्रस्ट कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे फैसलों से। जब इंसान अपने छोटे निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और उनके नतीजों को स्वीकार करता है, तब उसके अंदर भरोसा मजबूत होता है। हर बार दूसरों की मंजूरी ढूंढने से यह भरोसा कमजोर पड़ता जाता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि सेल्फ ट्रस्ट का मतलब जिद्दी होना या किसी की बात न सुनना है। लेकिन यहां साफ किया गया है कि खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि हर सलाह गलत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आखिरी फैसला इंसान खुद लेता है, ना कि डर या दबाव में आकर। असल जिंदगी में ये सोच बहुत काम आती है। जब कोई करियर का फैसला लेना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या किसी रिश्ते में अपनी बात रखनी हो, तब सेल्फ ट्रस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इंसान हर बार दूसरों की राय से ही चले तो वो अपनी असली पहचान कभी नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे वो वही बन जाएगा जो दुनिया चाहती है, ना कि जो वो खुद बनना चाहता है। ये भी बताया गया है कि सोशल डाउट से पूरी तरह बच पाना मुश्किल है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उन बातों को कितनी अहमियत देता है। जब खुद पर भरोसा मजबूत होता है तो बाहर की आवाजें धीमी लगने लगती हैं। चैप्टर के आखिर में ये बात शांत तरीके से समझाई जाती है कि सेल्फ ट्रस्ट कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर गलती और हर सीख इसमें जुड़ती जाती है। जब इंसान खुद के साथ ईमानदार रहना सीख लेता है, तब सोशल डाउट धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आइए बात करते हैं चैप्टर 2 द पावर ऑफ क्लियर एंड मिनिमल स्पीच। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि कम और साफ बोलना क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्किल है और कैसे शब्दों की कमी कभी कमी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। यह चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग बोलते बहुत हैं लेकिन कहते बहुत कम हैं। जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो उसके शब्दों की वैल्यू कम होने लगती है। इसके उलट जो व्यक्ति सोच समझकर और लिमिट में बोलता है, उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। क्लियर और मिनिमल स्पीच का मतलब चुप रहना नहीं है, बल्कि जरूरी बात को सही समय पर सही शब्दों में कहना है। यहां एक इंपॉर्टेंट आइडिया सामने आता है कि हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। जब इंसान हर चीज का जस्टिफिकेशन देने लगता है तो वो खुद को कमजोर पोजीशन में रख देता है। क्लियर स्पीच में कॉन्फिडेंस छुपा होता है। ऐसे लोग अपनी बात कहते हैं और वहीं रुक जाते हैं। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सही है। चैप्टर यह भी समझाता है कि शब्दों से ज्यादा असर साइलेंस का होता है। जब इंसान लिमिट में बोलता है तो सामने वाला अपने आप गैप भरने लगता है। यह साइलेंस एक तरह का कंट्रोल देता है। ज्यादा बोलने से अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, जबकि कम बोलने से बात साफ रहती है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि कम बोलने वाले लोग शर्मीले या कमजोर होते हैं। यह चैप्टर इस सोच को क्लियर करता है कि मिनिमल स्पीच कमजोरी नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। जो व्यक्ति जानता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, वही असल में सिचुएशन को कंट्रोल करता है। रियल लाइफ में यह आइडिया बहुत जगह काम आता है। काम की जगह पर, रिलेशनशिप में या किसी भी डिस्कशन में जो इंसान क्लियर और लिमिटेड शब्दों में बात करता है, उसकी बात ज्यादा सीरियस ली जाती है। बार बार सफाई देना या हर बात को लंबा करना सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि इंसान खुद कंफ्यूज्ड है। चैप्टर यह भी बताता है कि बोलने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है। यह रुकना इंसान को सोचने का टाइम देता है। इससे शब्द अपने आप सिंपल और क्लियर हो जाते हैं। जल्दबाजी में बोले गए शब्द अक्सर बाद में पछतावे की वजह बनते हैं। अंत में यह समझ आता है कि क्लियर और मिनिमल स्पीच एक प्रैक्टिस है। ये एक दिन में नहीं आती। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर बात जरूरी नहीं होती, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर साइलेंस को भरना भी जरूरी नहीं होता। जब यह समझ आ जाती है तब शब्द कम हो जाते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3 स्टैंडिंग स्ट्रांग विदाउट अप्रूवल की।
इसमें ये समझने की कोशिश होती है कि इंसान कैसे दूसरों की मंजूरी के बिना भी अपने फैसलों पर मजबूती से खड़ा रह सकता है और ये आदत जिंदगी में कैसे धीरे धीरे बनती है। ये चैप्टर इस बात के आसपास घूमता है कि ज्यादातर लोग अपने फैसले खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राय को ध्यान में रखकर लेते हैं। बचपन से ही आदत बन जाती है कि सही और गलत का पैमाना बाहर से तय हो। तारीफ मिले तो सही, आलोचना मिले तो गलत। लेकिन यहाँ ये साफ किया जाता है कि जब तक इंसान खुद के अंदर से किसी फैसले को सही नहीं मानता, तब तक बाहर की मंजूरी उसे स्थिर नहीं बना सकती। मुख्य आइडिया ये है कि अप्रूवल पर निर्भर रहना एक तरह की मानसिक आदत है, कोई मजबूरी नहीं। लोग अक्सर मान लेते हैं कि अगर सब लोग किसी बात से सहमत हैं तो वही सही है। लेकिन सच ये है कि भीड़ की सहमति अक्सर आराम देती है, सच्चाई नहीं। जब कोई इंसान अपने सोचने की जिम्मेदारी खुद लेता है, तब वो अकेला भी खड़ा हो सकता है, बिना असहज हुए। इस चैप्टर में यह भी समझाया जाता है कि दूसरों की राय का असर इतना गहरा क्यों होता है। इंसान सोशल होता है, उसे अपनापन चाहिए, इसलिए दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, जैसे कि अगर लोग नाराज हो गए तो कुछ गलत हो जाएगा। असल में ज्यादातर मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग थोड़ी देर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इंसान अपने ही डर में फंसा रहता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अप्रूवल के बिना खड़ा रहना मतलब जिद्दी या घमंडी होना। यहां ये साफ किया जाता है कि फर्क है कॉन्फिडेंस और जिद में। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी सोच को समझना, सुनना और फिर शांति से उस पर टिके रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की बात को खारिज कर दिया जाए, बल्कि ये कि अंतिम फैसला अपनी समझ से लिया जाए। रियल लाइफ में ये आइडिया छोटे छोटे पलों में लागू होता है, जैसे अपनी राय बदलने की जरूरत ना महसूस करना सिर्फ इसलिए कि सामने वाला ज्यादा तेज बोल रहा है, या फिर हर बात पर सफाई देने की आदत छोड़ देना। जब इंसान हर फैसले का बचाव करना बंद करता है, तब अंदर एक स्थिरता आने लगती है। धीरे धीरे ये महसूस होता है कि हर किसी को खुश रखना संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि बिना अप्रूवल के खड़ा रहना एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में अजीब लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान इस असहजता को सहना सीखता है, वैसे वैसे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। यही अभ्यास आगे चलकर मजबूत आत्मविश्वास में बदल जाता है। अंत में ये समझ उभर कर आती है कि असली मजबूती शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर अपने फैसलों के साथ खड़े रहने में है। जब बाहर की मंजूरी सबसे जरूरी चीज नहीं रह जाती, तब इंसान अंदर से हल्का और साफ महसूस करता है। यही स्थिति धीरे धीरे उसे ज्यादा स्पष्ट, संतुलित और आत्मनिर्भर बनाती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, मास्टरी ऑफ बॉडी प्रेजेंस की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का शरीर, उसकी चाल, उसका खड़ा होना, बैठना और बोलते समय का हाव भाव कैसे बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि बॉडी प्रेजेंस सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि अंदर की सोच और सेल्फ कंट्रोल का बाहरी रूप है। ये चैप्टर बताता है कि लोग अक्सर शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असल असर बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब कोई इंसान कमरे में एंटर करता है, तो बोलने से पहले ही लोग उसके बारे में एक इंप्रेशन बना लेते हैं। ये इंप्रेशन उसके कॉन्फिडेंस, उसकी क्लैरिटी और उसके इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा होता है। मास्टरी ऑफ बॉडी प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि हर समय सख्त या फेक कॉन्फिडेंस दिखाया जाए, बल्कि ये समझना है कि शरीर नेचुरली कैसे बिहेव करता है जब दिमाग शांत और क्लियर होता है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि शरीर और मन अलग नहीं होते। अगर अंदर नर्वसनेस, डर या इनसिक्योरिटी है, तो वो शोल्डर, आंखों और मूवमेंट्स में दिखने लगती है। इसी तरह अगर अंदर स्टेबिलिटी और सेल्फ ट्रस्ट है, तो शरीर अपने आप रिलैक्स्ड लेकिन फर्म दिखता है। इसलिए बॉडी प्रेजेंस को सुधारने का मतलब सिर्फ पॉस्चर ठीक करना नहीं है, बल्कि अंदर की मेंटल स्टेट पर काम करना है। यह भी समझाया गया है कि लोग बॉडी प्रेजेंस को अक्सर एक्टिंग समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बस सीधा खड़ा होना, चेस्ट बाहर निकालना या आंखों में देखना ही काफी है। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो ये सब जल्दी फेक लगने लगता है। मास्टरी तब आती है जब मूवमेंट्स कंट्रोल्ड हो, अननेसेसरी जेस्चर्स कम हो और बॉडी नेचुरली बैलेंस्ड लगे। साइलेंस में भी कंफर्ट होना इसी मास्टरी का हिस्सा है। चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि ज्यादा मूवमेंट वीकनेस का साइन हो सकता है। बार बार हिलना, हाथ पैर ज्यादा चलाना या आंखें चुराना ये दिखाता है कि इंसान अंदर से रेस्टलेस है। इसके ऑपोजिट लिमिटेड और इंटेंशनल मूवमेंट स्टेबिलिटी दिखाते हैं। जब बॉडी काम रहती है, तो सामने वाला भी अनकॉन्शियसली उस कामनेस को फील करता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि बॉडी प्रेजेंस सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए जरूरी है। असल में ये हर इंसान के लिए यूजफुल है, चाहे वो काम की जगह हो, सोशल सिचुएशन हो या पर्सनल लाइफ। जब बॉडी प्रेजेंस स्टेबल होती है, तो लोग बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं और बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बिना बोले अथॉरिटी स्टैब्लिश करने का एक तरीका है। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन सिंपल है।
चलते समय अवेयरनेस रखना, बैठते समय पोस्चर पर ध्यान देना और बोलते समय अननेसेसरी एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना धीरे धीरे हैबिट बन सकता है। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। जैसे जैसे इंसान खुद को ऑब्जर्व करता है, वैसे वैसे बॉडी नेचुरली डिसिप्लिन होने लगती है। इसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। ये चैप्टर आखिर में यही समझाता है कि बॉडी प्रेजेंस पावर दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि इनर ऑर्डर का नेचुरल रिजल्ट है। जब दिमाग क्लियर होता है और इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं, तो शरीर अपने आप ग्राउंडेड दिखता है। मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। धीरे धीरे ये प्रेजेंस इंसान की पर्सनालिटी का क्वाइट लेकिन स्ट्रांग हिस्सा बन जाती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 5 इमोशनल कमांड की। इसमें हम जानेंगे कि इंसान के इमोशंस कैसे उसके फैसलों को कंट्रोल करते हैं और कैसे बिना समझे हुए इमोशंस के हाथ में पावर दे दी जाती है। ये चैप्टर ये साफ करता है कि इमोशनल कमांड का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर संभालना है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि वे जो महसूस कर रहे हैं वही सच है। गुस्सा, डर, जलन या एक्साइटमेंट अक्सर दिमाग को इतना भर देते हैं कि सोचने की जगह ही नहीं बचती। ऐसे में फैसले तेज होते हैं लेकिन सही नहीं होते। इमोशनल कमांड का मतलब है कि इमोशन आए लेकिन वही ड्राइविंग सीट पर न बैठें। मुख्य आइडिया यह है कि हर इमोशन का एक मैसेज होता है, लेकिन हर मैसेज पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। गुस्सा अक्सर ये बताता है कि कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस हुई है। डर ये दिखाता है कि कुछ अनजान है। लेकिन अगर हर बार गुस्से में बोल दिया जाए या डर के कारण पीछे हट जाया जाए, तो इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि इमोशन को नोटिस करना और उस पर रुककर सोचना एक स्किल है। ये भी समझाया गया है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कमजोर होना। असल में उल्टा सच है। जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, वही मुश्किल सिचुएशन में क्लियर सोच पाता है। इमोशनल कमांड का मतलब ठंडा होना नहीं, बल्कि बैलेंस में रहना है। इमोशन मौजूद रहते हैं, लेकिन फैसले लॉजिक से लिए जाते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि इमोशनल कंट्रोल मतलब इमोशन दिखाना ही नहीं। ऐसा करना लंबे समय में और ज्यादा प्रेशर बनाता है। ये चैप्टर साफ करता है कि इमोशन को दबाना और इमोशन को समझना दो अलग चीजें हैं। दबाए हुए इमोशन बाद में और तेज रूप में निकलते हैं, जबकि समझे हुए इमोशन धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। काम की जगह पर कोई बात बुरी लग जाए तो तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ा रुकना इमोशनल कमांड है। किसी रिश्ते में गलतफहमी हो तो गुस्से में फैसला लेने की जगह पहले सुनना इमोशनल कमांड है। पैसों, करियर या इज्जत से जुड़े फैसलों में इमोशन सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और वहीं इस चैप्टर की सीख सबसे काम आती है। ये भी बताया गया है कि जो लोग अपने इमोशन को पहचान लेते हैं, वे दूसरों के इमोशन को भी बेहतर समझ पाते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और बातचीत ज्यादा साफ हो जाती है। इमोशनल कमांड धीरे धीरे बनती है। ये कोई एक दिन की चीज नहीं। हर बार जब इंसान रुककर सोचता है, वो स्किल को थोड़ा और मजबूत करता है। आखिर में ये चैप्टर ये याद दिलाता है कि इमोशन दुश्मन नहीं है, वे इंसान का हिस्सा है। परेशानी तब होती है जब इमोशन बिना चेक किए फैसले लेने लगते हैं। जब इंसान ये सीख लेता है कि महसूस करना और फैसला लेना दो अलग स्टेप हैं, तब उसकी सोच ज्यादा साफ, स्थिर और भरोसेमंद बन जाती है। यही इमोशनल कमांड की असली समझ है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6 द स्ट्रेंथ टू से नो। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि ना कहना कोई रूखापन या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी स्किल है जो इंसान को खुद के कंट्रोल में रखती है। इस चैप्टर में यह साफ किया जाता है कि हर बार हाँ कहना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं होती। कई बार ये खुद को थकाने और अपनी वैल्यू कम करने का तरीका बन जाता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि लोग अक्सर ना क्यों नहीं कह पाते। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि लोग दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर मना कर दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा या लोग गलत समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि इंसान अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की उम्मीदों को रखने लगता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान बार बार खुद को पीछे रखता है तो अंदर ही अंदर थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। चैप्टर यह भी समझाता है कि ना कहना दरअसल एक क्लियर कम्युनिकेशन है। जब इंसान शांति से और साफ तरीके से मना करता है तो सामने वाले को भी लिमिट समझ में आती है। यहां ना कहने का मतलब बहाना बनाना या झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सच को सरल शब्दों में रखना है। जैसे अगर टाइम नहीं है तो सीधी कहना कि अभी ये संभव नहीं है। इससे सामने वाले को भी क्लैरिटी मिलती है और रिश्ते में अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं बढ़ता। एक आम गलतफहमी ये होती है कि जो इंसान ना कहता है वो सेल्फिश होता है। ये चैप्टर इस सोच को तोड़ता है। यहां बताया जाता है कि सेल्फिश होना और सेल्फ रिस्पेक्ट रखना दो अलग बातें हैं। जब इंसान अपनी लिमिट पहचानता है और उसी के हिसाब से फैसले लेता है तो वो लंबे समय में ज्यादा बैलेंस्ड और भरोसेमंद बनता है।
उल्टा हर बात पर हाँ कहने वाला इंसान अक्सर वादे पूरे नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया जाता है कि ना कहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। शुरू में अजीब लगता है, थोड़ा गिल्ट भी आता है, लेकिन समय के साथ ये आसान हो जाता है। जब इंसान देखता है कि ना कहने के बाद भी दुनिया चल रही है और रिश्ते टूट नहीं रहे, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर रिक्वेस्ट का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। रियल लाइफ में इसका असर हर जगह दिखता है। काम की जगह पर जहां एक्स्ट्रा काम थमा दिया जाता है, दोस्तों के बीच जहां हर प्लान में शामिल होना जरूरी समझ लिया जाता है, परिवार में भी जहां बिना पूछे उम्मीदें रखती जाती हैं। इस चैप्टर का मेन पॉइंट ये है कि जब इंसान अपनी लिमिट क्लियर करता है तो सामने वाले भी उसे ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। ये किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि खुद के पक्ष में खड़ा होना है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि ना कहना रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें साफ और ईमानदार बनाता है। जब इंसान अपनी एनर्जी, टाइम और ध्यान को सोच समझकर खर्च करता है तो उसकी लाइफ ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल में महसूस होती है। ये स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, ये अंदर की क्लैरिटी से आती है कि क्या सही है और क्या नहीं। यही क्लैरिटी इंसान को बिना गुस्से और बिना डर के ना कहने की ताकत देती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 7, नोइंग योर ओन वर्थ की। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंसान अपनी खुद की वैल्यू कैसे पहचानता है और क्यों ये समझ जिंदगी के हर फैसले में असर डालती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि खुद की कीमत जानना किसी घमंड की बात नहीं है। ये एक अंदरूनी समझ है कि इंसान क्या डिजर्व करता है और क्या नहीं। बहुत बार लोग बाहर की राय, तारीफ या रिजेक्शन से अपनी वैल्यू तय करने लगते हैं। कोई तारीफ करे तो अच्छा लगे, कोई इग्नोर करे तो खुद को छोटा महसूस होने लगे। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि ऐसी सोच इंसान को कमजोर बना देती है। मेन आइडिया यह है कि खुद की वैल्यू बाहर से नहीं आती। न पैसा, न स्टेटस, न लोगों की मंजूरी किसी इंसान की असली कीमत तय करती है। वैल्यू अंदर से बनती है, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने फैसलों और अपनी सीमाओं से। जब इंसान खुद को समझता है, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को एक्सेप्ट करता है, तब एक स्टेबल सेल्फ वर्थ बनती है। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट यह है कि जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं जानता, वो अक्सर दूसरों को खुश करने में फंस जाता है। वो ज्यादा हाँ बोलता है, जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करता है और कई बार अपमान भी सह लेता है। वजह यह नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि ये कि उसे लगता है कि शायद वो इससे बेहतर डिजर्व नहीं करता। ये चैप्टर दिखाता है कि ऐसी सोच धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। ये आइडियाज इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि जिंदगी में हर रिश्ता, हर काम और हर फैसला सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। अगर इंसान खुद को कम आंकता है तो वो गलत लोगों को चुन लेता है, गलत डील्स मान लेता है और अपनी ग्रोथ रोक लेता है। वहीं जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, वो शांत रहता है, लिमिट सेट करता है और बिना लड़ाई के गलत चीजों से दूर हो जाता है। एक कॉमन गलतफहमी ये होती है कि अपनी वैल्यू जानने का मतलब खुद को दूसरों से ऊपर समझना है। इस चैप्टर में साफ किया गया है कि सेल्फ वर्थ और घमंड अलग चीजें हैं। घमंड में इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि सेल्फ वर्थ में इंसान बस खुद को सस्ता नहीं होने देता, उसे दूसरों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। रियल लाइफ में ये आइडियाज बहुत सिंपल तरीकों से लागू होती हैं। जैसे जब कोई इंसान बार बार आपकी लिमिट क्रॉस कर रहा है और आप फिर भी चुप रहते हैं, तो ये सेल्फ वर्थ की कमी दिखाता है। या जब आप किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है आप इसके लायक नहीं हैं। इस चैप्टर के हिसाब से ऐसे मोमेंट्स में खुद से ईमानदारी से सवाल करना जरूरी है कि ये डर बाहर से आ रहा है या अंदर की गलत सोच से। खुद की वैल्यू जानने का मतलब ये भी है कि इंसान रिजेक्शन से टूटता नहीं। अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो खुद को फेल मानने की बजाय उसे एक मिसमैच समझता है। ये सोच इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाती है और फैसलों में क्लैरिटी देती है। चैप्टर का अंत इसी समझ के साथ होता है कि जब इंसान अपनी वैल्यू को शांत तरीके से पहचान लेता है तो उसे साबित करने की जरूरत कम हो जाती है। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता और ज्यादा बेचैन नहीं रहता। उसकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है क्योंकि वो खुद को समझ चुका होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, कंफर्टेबल साइलेंस, अनशेकेबल प्रेजेंस की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि साइलेंस यानी चुप्पी को लोग अक्सर कमजोरी क्यों मान लेते हैं, जबकि असल में सही साइलेंस एक इंसान की सबसे मजबूत क्वालिटी बन सकती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि बिना बोले भी कैसे कोई अपनी मौजूदगी महसूस करा सकता है और क्यों हर पल कुछ कहना जरूरी नहीं होता। ये चैप्टर सबसे पहले साइलेंस की आम गलत समझ से शुरुआत करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही कॉन्फिडेंट होता है और जो चुप रहता है वो या तो डरपोक है या फिर उसे कुछ आता नहीं। लेकिन हकीकत इससे उल्टी होती है। जब कोई इंसान अपने अंदर कंफर्टेबल होता है
तब उसे हर खाली जगह शब्दों से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा साइलेंस मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से आता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अनकंफर्टेबल साइलेंस और कंफर्टेबल साइलेंस में फर्क क्या होता है। अनकंफर्टेबल साइलेंस वो होता है जहां इंसान अंदर से घबराया हुआ होता है, उसे लगता है कुछ बोलना ही पड़ेगा वरना सामने वाला गलत समझ लेगा। वहीं कंफर्टेबल साइलेंस वो होता है जहां इंसान शांत रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्थिर होती है और उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोच रहे हैं। यही साइलेंस धीरे धीरे अनशेकेबल प्रेजेंस बन जाता है। चैप्टर ये भी बताता है कि साइलेंस पावर क्यों देता है। जब कोई इंसान कम बोलता है तो उसके शब्दों की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान बिना वजह नहीं बोलता। इसके उलट जो हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की गंभीरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साइलेंस यहाँ कंट्रोल का टूल बन जाता है, न कि दूरी का। एक और जरूरी पॉइंट यह है कि साइलेंस से इमोशंस पर कंट्रोल दिखता है। जब कोई गुस्से, डर या जलन में तुरंत रिएक्ट नहीं करता और थोड़ी देर शांत रहता है, तो वो सामने वाले को यह मैसेज देता है कि उसके फैसले इमोशन से नहीं, सोच से चलते हैं। ये चीज किसी भी रिलेशन, काम या बातचीत में भरोसा पैदा करती है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी को भी साफ किया गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि साइलेंस मतलब इग्नोर करना या कोल्ड बन जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। कंफर्टेबल साइलेंस का मतलब है मौजूद रहना, सुनना और जरूरत पड़ने पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना। ये दूरी नहीं बनाता बल्कि बातचीत को और गहरा बना देता है। रियल लाइफ में ये आइडियाज कई जगह काम आते हैं। मीटिंग में हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहकर सुनना और सही वक्त पर बोलना ज्यादा असरदार होता है। रिलेशनशिप में भी हर साइलेंस को प्रॉब्लम मानने की जरूरत नहीं। कभी कभी साथ बैठकर बिना बोले रहना भी कनेक्शन को मजबूत करता है। पब्लिक जगहों पर भी जो इंसान शांत और स्थिर रहता है उसकी मौजूदगी अपने आप नोटिस की जाती है। चैप्टर के अंत में ये बात साफ होती है कि साइलेंस कोई खाली जगह नहीं है बल्कि एक स्टेट है। जब इंसान खुद से कंफर्टेबल हो जाता है तब उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रहती। ऐसा साइलेंस दिखाता है कि इंसान अंदर से मजबूत है और यही मजबूती उसकी मौजूदगी को हिलने नहीं देती। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9, ओनरशिप ऑफ मिस्टेक्स। इसमें हम जानेंगे कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है और यही जिम्मेदारी लेना इंसान को अंदर से कैसे मजबूत बनाता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग गलती होते ही उसे छुपाने, जस्टिफाई करने या किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर बिना सोचे समझे होता है। दिमाग अपने आप खुद को बचाने के मोड में चला जाता है। इंसान ये मानने से डरता है कि उससे कुछ गलत हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी इमेज कमजोर हो जाएगी। लेकिन असल में यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। चैप्टर ये समझाता है कि गलती करना इंसानी नेचर का हिस्सा है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर या डिनाई करते हैं। जो इंसान अपनी गलती की ओनरशिप लेता है वो खुद से झूठ नहीं बोलता। वो साफ देख पाता है कि कहाँ चूक हुई और क्यों हुई। यहाँ एक जरूरी पॉइंट यह है कि ओनरशिप लेने का मतलब खुद को कोसना या शर्म में डूब जाना नहीं होता। बहुत से लोग यही गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलती मान ली तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा, जबकि सच यह है कि गलती को शांत दिमाग से मानना एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ है। यह दिखाता है कि इंसान रियलिटी को फेस कर सकता है। चैप्टर यह भी बताता है कि जब इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसका दिमाग सीखना बंद कर देता है। अगर हर बार वजह बाहर ढूंढी जाए तो अंदर कुछ बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ऐसे में वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। वही गलत फैसले, वही रिजल्ट और वही फ्रस्ट्रेशन। रियल लाइफ में इसका असर साफ दिखता है। काम की जगह पर जो लोग अपनी मिस्टेक्स को ओन करते हैं उन पर भरोसा ज्यादा किया जाता है। लोग जानते हैं कि ये इंसान सच बोलेगा और सल्यूशन पर काम करेगा। इसके उलट जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनने लगती है, चाहे उनकी स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जब कोई इंसान अपनी गलती मान लेता है तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसे सीरियसली लिया जा रहा है। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन जब हर बार सफाई दी जाए या ब्लेम शिफ्ट किया जाए तो रिश्ते में कड़वाहट जमा होने लगती है। चैप्टर एक और गलतफहमी को क्लियर करता है कि ओनरशिप लेने का मतलब हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना नहीं है, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। ओनरशिप का मतलब है सिर्फ वही एक्सेप्ट करना जो सच में आपके कंट्रोल में था। इससे इंसान जरूरत से ज्यादा गिल्ट में भी नहीं जाता और रियलिस्टिक तरीके से सोच पाता है। आखिर में ये चैप्टर ये समझाता है कि अपनी मिस्टेक्स को मानना कोई एक बार की आदत नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। धीरे धीरे जब इंसान ये सीख लेता है तो उसका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। वो दूसरों की राय से कम हिलता है
क्योंकि उसे पता होता है कि वो सच के साथ खड़ा है। यही सोच लंबे समय में इंसान को ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10, फ्रीडम फ्रॉम द नीड टू इम्प्रेस। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि दूसरों को प्रभावित करने की आदत कैसे बनती है, ये आदत अंदर से कैसे काम करती है और इससे बाहर निकलना क्यों जरूरी होता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान अक्सर अपने फैसले, अपने शब्द और यहाँ तक कि अपनी पर्सनैलिटी भी इस सोच से चलाने लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। धीरे धीरे इंप्रेस करना एक नेचुरल बिहेवियर नहीं रहता, बल्कि एक प्रेशर बन जाता है। इंसान खुद को वैसा दिखाने लगता है जैसा वो है नहीं, बल्कि जैसा उसे लगता है कि लोग देखना चाहते हैं। मुख्य आइडिया ये है कि इंप्रेस करने की जरूरत हमेशा इनसिक्योरिटी से निकलती है। जब अंदर खुद की वैल्यू क्लियर नहीं होती, तब बाहर से अप्रूवल लेने की कोशिश शुरू होती है। तारीफ, अटेंशन और एक्सेप्टेंस एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। लेकिन ये सपोर्ट अस्थायी होता है, क्योंकि लोगों की राय हर समय बदलती रहती है। चैप्टर ये भी समझाता है कि इंप्रेस करने की कोशिश में इंसान अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करता है। सोचने में ज्यादा समय लगने लगता है कि क्या पहने, क्या बोलें, कैसे रिएक्ट करें। ये सब माइंड को थका देता है। धीरे धीरे ऑथेंटिसिटी कम होने लगती है और बिहेवियर बनावटी लगने लगता है, चाहे इंसान कितना भी स्मार्ट दिखने की कोशिश करे। एक अहम बात यह भी बताई जाती है कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि इंप्रेस करना कॉन्फिडेंस की निशानी है। लेकिन असल में सच्चा कॉन्फिडेंस वहां दिखता है जहां इंसान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अंदर स्टेबिलिटी होती है, तब बाहर के रिएक्शन उतने असर नहीं करते। इस चैप्टर में यह गलतफहमी भी क्लियर की जाती है कि लोगों को खुश करना और इंप्रेस करना एक ही बात नहीं है। सम्मान और कनेक्शन नेचुरली बनते हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। जब इंसान हर वक्त दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, तब वो अपनी लिमिट्स भूलने लगता है और धीरे धीरे रिजेंटमेंट पैदा होता है। रियल लाइफ में इसका असर साफ दिखता है। वर्क प्लेस पर लोग जरूरत से ज्यादा एग्री करते हैं, रिलेशनशिप में अपनी बात नहीं रख पाते और सोशल सिचुएशंस में ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अंदर एक डर रहता है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। चैप्टर ये भी बताता है कि फ्रीडम तब आती है जब इंसान ये मान लेता है कि हर कोई खुश नहीं हो सकता। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ नहीं, ये नेचुरल है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब बिहेवियर हल्का हो जाता है और फैसले ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि इंप्रेस करने की जरूरत छोड़ना कोई आक्रामक या लापरवाह रवैया नहीं है। ये एक आंतरिक शांति की स्टेट है, जहां इंसान खुद के साथ ईमानदार रहता है। जब दिखाने का बोझ उतर जाता है, तब सोच, काम और रिश्ते तीनों ज्यादा साफ और आसान हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11 की, जिसका नाम है खुद से किए गए वादे निभाना। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान जब खुद से कोई वादा करता है और उसे निभाता या तोड़ता है, तो उसका असर सोच, भरोसे और रोज की आदतों पर कैसे पड़ता है। ये चैप्टर बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर फोकस करता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस ये है कि खुद से किए गए वादे भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने दूसरों से किए वादे। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों से किए वादों को तो गंभीरता से लेता है, लेकिन जब बात खुद से किए वादों की आती है तो उन्हें हल्के में छोड़ देता है। जैसे तय किया कि रोज थोड़ा पढ़ेंगे, समय पर सोएंगे या किसी आदत पर काम करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वादा टूट जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि खुद की बात पर भरोसा कम होने लगता है। चैप्टर ये समझाता है कि हर बार जब इंसान खुद से किया वादा तोड़ता है, तो अंदर ही अंदर उसका आत्मभरोसा थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये कोई एक बड़ा झटका नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे झटकों की तरह होता है। इंसान खुलकर ये नहीं सोचता कि भरोसा टूट रहा है, लेकिन दिमाग ये सीख लेता है कि खुद की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि आगे चलकर बड़े फैसले लेना मुश्किल लगने लगता है। ये भी बताया गया है कि खुद से किए गए वादे निभाना किसी परफेक्ट इंसान बनने के बारे में नहीं है। गलती होना या कभी कभी चूक जाना नेचुरल है। समस्या तब होती है जब इंसान बिना सोचे समझे बार बार खुद से झूठ बोलता है, जैसे ये कहना कि कल से सब बदल जाएगा, जबकि अंदर से पता होता है कि ऐसा नहीं होने वाला। ये आदत धीरे धीरे सोच को कमजोर बनाती है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी को भी साफ किया गया है। कई लोग मानते हैं कि मोटिवेशन आने पर ही वादा निभाया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अगर वादे सिर्फ मूड के भरोसे निभाए जाएं, तो ज्यादातर वादे टूट ही जाते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि वादे छोटे और रियलिस्टिक हों, ताकि उन्हें निभाना मुमकिन लगे। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि इंसान वही वादा करे जिसे वो सच में निभा सके। बहुत बड़े बड़े प्लान बनाने से अच्छा है छोटे कदम लेना।
अगर तय किया है कि रोज पढ़ना है तो शुरुआत में थोड़ा पढ़ना भी ठीक है। जब इंसान छोटे वादे निभाता है तो धीरे धीरे खुद पर भरोसा वापस बनने लगता है। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। चैप्टर ये भी दिखाता है कि खुद से किए वादे निभाने से डिसिप्लिन अपने आप बनता है। ये कोई जबरदस्ती का नियम नहीं होता, बल्कि एक शांत आदत की तरह होता है। इंसान ये जानने लगता है कि जो कहा है वो करेगा। इससे फैसलों में साफी आती है और दिमाग कम कंफ्यूज रहता है। आखिर में ये चैप्टर एक सिंपल लेकिन गहरी बात पर खत्म होता है। इंसान जिस तरह दूसरों से भरोसे की उम्मीद करता है, उसी तरह उसे खुद का भरोसा भी कमाना पड़ता है। खुद से किए गए वादे निभाना इसी भरोसे की नींव है। जब ये नींव मजबूत होती है तो बाकी जिंदगी के फैसले अपने आप थोड़े आसान और साफ लगने लगते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर 12, सेटिंग एंड डिफेंडिंग बाउंड्रीज। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, इन्हें सेट करना क्यों जरूरी है और इन्हें शांति से कैसे डिफेंड किया जाता है, बिना झगड़ा किए या गिल्ट फील किए। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं। ये लिमिट्स सिर्फ टाइम या एनर्जी से जुड़ी नहीं होती, बल्कि इमोशंस, वैल्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ी होती हैं। जब कोई इंसान अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करता तो दूसरे लोग अनजाने में या जानबूझकर उन्हें क्रॉस करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि लोग फायदा उठा रहे हैं या इंसान खुद को हल्का महसूस करने लगता है। इस चैप्टर का एक मेन आइडिया ये है कि बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश होना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने ना कहा या लिमिट दिखाई तो वो बुरे इंसान लगेंगे, लेकिन असल में बाउंड्रीज दिखाना इस बात का साइन है कि इंसान खुद को समझता है और अपनी जिम्मेदारी लेता है। जो लोग अपनी लिमिट्स नहीं बताते वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और बाद में वही फ्रस्ट्रेशन गुस्से में या साइलेंस में बदल जाता है। चैप्टर ये भी समझाता है कि बाउंड्रीज हमेशा शब्दों से नहीं बनती। कई बार बाउंड्रीज बिहेवियर से बनती हैं, जैसे हर कॉल तुरंत उठाना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना या हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोल देना। ये सब सिग्नल देते हैं कि इंसान की कोई लिमिट नहीं है। जब कोई इंसान अपने एक्शंस में थोड़ी कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी लाता है तो सामने वाला खुद समझने लगता है कि कहाँ रुकना है। ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना बाउंड्रीज के रिलेशनशिप्स अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। एक इंसान ज़्यादा देता है और दूसरा ज़्यादा लेता है। टाइम के साथ ये इमोशनल थकान, लो सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को ख़राब नहीं करती, बल्कि उन्हें हेल्दी बनाती हैं, क्योंकि हर इंसान जानता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या नहीं। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बाउंड्रीज सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए होती हैं। सच ये है कि बाउंड्रीज सीखना एक प्रैक्टिस है। शुरू में अजीब लगता है, डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन जैसे जैसे इंसान क्लियर और शांत तरीके से अपनी बात रखना सीखता है, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाउंड्री डिफेंड करने का मतलब बहस करना या लंबी सफाई देना नहीं होता। कई बार एक सिंपल और शॉर्ट जवाब ही काफ़ी होता है। रियल लाइफ में ये आइडियाज़ हर जगह अप्लाई होते हैं। काम की जगह पर ओवर टाइम, दोस्तों के साथ लगातार अवेलेबल रहना, फैमिली में इमोशनल प्रेशर या रिलेशनशिप में स्पेस की कमी। जब इंसान खुद तय करता है कि वो कितना दे सकता है और किस पॉइंट के बाद रुकना है, तो लाइफ ज़्यादा स्टेबल लगने लगती है। लोग शुरू में रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही लोग उस क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। चैप्टर का अंत इस समझ के साथ होता है कि बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, बल्कि एक साफ लाइन होती हैं। ये लाइन इंसान को दूसरों से अलग नहीं करती, बल्कि खुद से जोड़ती हैं। जब इंसान अपनी लिमिट्स पहचान लेता है और उन्हें शांति से होल्ड करता है, तो रिलेशनशिप्स में कम ड्रामा, कम कंफ्यूजन और ज्यादा बैलेंस आ जाता है। यही बाउंड्रीज की असली वैल्यू है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 13, एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फियर की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि डर के रहते हुए भी इंसान कैसे सही एक्शन ले सकता है और क्यों डर का होना किसी भी एक्शन को रोकने की असली वजह नहीं होता। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि डर कोई अजीब या गलत चीज नहीं है। डर हर इंसान के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के आने पर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। यहां ये साफ किया जाता है कि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद काम करना ही असली एक्शन है। मुख्य आइडिया ये है कि इंसान अक्सर ये सोच लेता है कि पहले डर खत्म होगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। डर तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद उस डर के सामने खड़ा नहीं होता। एक्शन लेने से पहले डर का इंतजार करना असल में खुद को लंबे समय तक एक ही जगह पर रोक कर रखना है। यहां यह भी समझाया जाता है कि डर ज्यादातर भविष्य से जुड़ा होता है। दिमाग ऐसी चीजों की कल्पना करने लगता है
जो अभी हुई ही नहीं है। रिजल्ट, जजमेंट, फेलियर या दूसरों की राय, ये सब डर को और बड़ा बना देते हैं। लेकिन जब इंसान सिर्फ अगले छोटे एक्शन पर ध्यान देता है तो डर की पकड़ अपने आप थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। एक और जरूरी बात यह है कि डर और रिस्क को अक्सर एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। रिस्क को समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन डर ज्यादातर इमोशनल रिएक्शन होता है। जब इंसान डर की वजह से एक्शन नहीं लेता, तब वो असल में रिस्क का नहीं, अपनी फीलिंग्स का फैसला मान रहा होता है। इस चैप्टर में यह भी क्लियर किया जाता है कि परफेक्ट टाइम या परफेक्ट कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग कुछ करते हैं वे भी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करते। वे बस इतना तय करते हैं कि डर के बावजूद पहला कदम लिया जाएगा। पहला कदम छोटा होता है, लेकिन वही आगे की क्लैरिटी बनाता है। एक आम गलतफहमी यह है कि डर का मतलब यह है कि इंसान गलत रास्ते पर है, जबकि कई बार डर इस बात का संकेत होता है कि इंसान कुछ नया और जरूरी करने जा रहा है। अगर हर बार डर देखकर पीछे हट जाया जाए तो ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि हर बड़े या छोटे फैसले में डर मौजूद रह सकता है। नई जॉब, नया काम, किसी से बात करना या अपनी राय रखना, हर जगह थोड़ा डर रहता है। लेकिन जो लोग डर के साथ भी एक्शन लेते हैं वही धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनते हैं। हर बार एक्शन लेने से ये भरोसा बढ़ता है कि डर संभाला जा सकता है। अंत में ये चैप्टर शांति से ये बात समझाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, उसे हटाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना होता है। जब एक्शन डर से पहले नहीं बल्कि डर के साथ लिया जाता है, तब इंसान अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे पार करना शुरू कर देता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 14, फिल्टरिंग ओपिनियंस, प्रोटेक्टिंग फोकस की। इसमें यह समझने की कोशिश होती है कि दूसरों की राय को कैसे छांटना है और अपने ध्यान को कैसे सुरक्षित रखना है, ताकि दिमाग बेवजह के शोर में ना फंसे। ये चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि हमारी जिंदगी में ओपिनियंस की कोई कमी नहीं होती। हर इंसान कुछ न कुछ सलाह देता रहता है, चाहे मांगी गई हो या नहीं। सोशल मीडिया, परिवार, दोस्त, ऑफिस, हर जगह से आवाजें आती रहती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि समस्या ओपिनियंस की संख्या नहीं है, समस्या ये है कि हम हर राय को बराबर महत्व दे देते हैं। इससे फोकस बिखरने लगता है और फैसले कमजोर हो जाते हैं। मुख्य आइडिया ये है कि हर ओपिनियन को अपनाने की जरूरत नहीं होती। कुछ राय उपयोगी होती हैं, कुछ सिर्फ शोर होती हैं। फिल्टरिंग का मतलब ये नहीं है कि सबको अनदेखा कर दिया जाए, बल्कि ये समझना कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। जिन लोगों के पास अनुभव है, जिनकी सोच संतुलित है और जिनकी नीयत साफ है, उनकी राय ज्यादा मूल्यवान होती है। बाकी राय अक्सर भावनाओं, डर या जलन से आती हैं। चैप्टर ये भी समझाता है कि फोकस एक सीमित संसाधन है। दिन भर में दिमाग जितना ध्यान दे सकता है, उसकी एक सीमा होती है। जब हम हर ओपिनियन पर रिएक्ट करते हैं तो वही फोकस खत्म हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जरूरी कामों पर गहराई से सोचने की ताकत नहीं बचती। इसलिए फोकस को बचाना उतना ही जरूरी है जितना समय को बचाना। ये आइडिया इसलिए मायने रखता है क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत तेज है। अगर हर किसी की बात को दिल पर लिया जाए तो अपनी दिशा साफ रखना मुश्किल हो जाता है। फिल्टरिंग से दिमाग शांत रहता है और निर्णय ज्यादा स्पष्ट होते हैं। ये आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, क्योंकि इंसान बाहरी शोर पर कम निर्भर रहने लगता है। एक और आम गलतफहमी ये होती है कि ओपिनियंस को फिल्टर करना मतलब घमंडी होना। असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को सही जगह लगाना। हर राय को मानना भी कमजोरी हो सकती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि ज्यादा राय लेने से बेहतर फैसला होता है। कई बार ज्यादा राय उलझन बढ़ा देती है। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट बहुत साफ दिखता है। जैसे करियर चुनते समय अगर 10 लोग 10 अलग बातें कहें तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन अगर कुछ चुने हुए लोगों की बात सुनी जाए तो दिशा साफ रहेगी। इसी तरह सोशल मीडिया पर हर कमेंट को सीरियस लेना मानसिक थकान पैदा करता है। फिल्टरिंग से सिर्फ वही इनपुट अंदर जाता है जो काम का है। चैप्टर का निष्कर्ष शांत और व्यावहारिक है। फोकस की रक्षा करना एक स्किल है जो अभ्यास से आती है। जब इंसान सीख जाता है कि किसकी सुननी है और किसे छोड़ना है, तब दिमाग हल्का रहता है। कम शोर, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा संतुलन, यही इस चैप्टर का असली सार है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 15, बीइंग फुली कंफर्टेबल विद योर सेल्फ की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की गई है कि इंसान खुद के साथ सहज कैसे होता है और क्यों खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना अंदरूनी ताकत की सबसे बड़ी निशानी होती है।
ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से लगातार खुद को जज करते रहते हैं। खुद से कंफर्टेबल होना किसी रोल को निभाना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इंसान के अंदर कमियां होती हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, और ये सब नॉर्मल है। जब कोई व्यक्ति इन्हें छुपाने की बजाय एक्सेप्ट करता है, तभी असली आराम महसूस होता है। मुख्य आइडिया ये है कि खुद के साथ कंफर्टेबल होना मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी लिमिट्स को पहचानना, बिना खुद से लड़ाई किए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कभी नर्वस ना होना, लेकिन सच ये है कि नर्वस होना इंसानी नेचर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति उस नर्वसनेस से भागता है या उसे रहने देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग दूसरों की नज़रों से खुद को देखने की आदत बना लेते हैं। क्या लोग क्या सोचेंगे, मैं अजीब तो नहीं लग रहा, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, ये सवाल धीरे धीरे दिमाग में शोर बन जाते हैं। जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तब वो हर सिचुएशन में अप्रूवल ढूंढता है, लेकिन जैसे ही ये ज़रूरत कम होती है, अंदर एक स्थिरता आने लगती है। ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ा होता है, तब उसकी एनर्जी दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद नहीं होती। वो अपनी बात साफ तरीके से रख पाता है, बिना ज़रूरत के एक्सप्लेन किए। ऐसे लोग साइलेंस में भी अनकंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें हर खाली पल भरने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि वे खुद की मौजूदगी से भाग नहीं रहे होते। एक आम गलतफहमी ये है कि खुद से कंफर्टेबल होना मतलब सेल्फिश या लापरवाह होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करे। इसका मतलब है कि वो खुद को लगातार नीचा दिखाकर दूसरों को ऊपर नहीं रखता। वो फीडबैक सुन सकता है, लेकिन हर राय को अपनी पहचान नहीं बनाता। रियल लाइफ में ये तब दिखता है जब कोई इंसान ग्रुप में चुप बैठ सकता है और उसे अजीब नहीं लगता, जब वो अपनी पसंद और नापसंद को बिना शर्म के मान लेता है, जब वो अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय शांति से स्वीकार कर लेता है। ऐसे लोग दूसरों की तुलना में कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा सोच समझकर जवाब देते हैं। ये चैप्टर ये भी साफ करता है कि खुद से कंफर्टेबल होना एक दिन में नहीं होता। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। अपने थॉट्स को देखना, अपने रिएक्शन को समझना, और ये मान लेना कि हर दिन स्ट्रांग महसूस करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे इंसान खुद को ज्यादा समझता है, वैसे वैसे बाहर की दुनिया का प्रेशर कम असर करने लगता है। अंत में ये समझ आता है कि जब इंसान खुद के साथ शांति में होता है, तब उसे साबित करने की जल्दी नहीं रहती। उसकी मौजूदगी हल्की लेकिन स्थिर होती है। वो जैसा है उसी में कंफर्ट महसूस करता है, और यही कंफर्ट धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर यहाँ बताई गई बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि ये बातें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो यही इस ऑडियो बुक का असली मकसद था। किताबों की सीख तभी काम आती है जब वो हमें रुककर सोचने और खुद को बेहतर समझने का मौका दे। इस पूरी समरी को सुनने और समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच और काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव लाएगा। अगर ऐसी और किताबों की आसान, साफ और गहराई वाली ऑडियो बुक समरी सुनना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी ऐसी ही किताबों को सरल भाषा में, इंसानी अंदाज में आपके लिए लाया जाता रहेगा।